अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज देखेंगे बाल विकास के प्रैक्टिस सेट 35 को, जो सीटेट और यूपीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए हमसे कहता है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सेकेंड नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक ना। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह आपका उदाहरण जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जेंडर पक्षपात। ठीक है ना, जेंडर पक्षपात का हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो इसका आपका आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला बिल्कुल सही, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? इसका आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पहला। ठीक ना, लेओ वाइगोस्टिक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिग सौ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नीला टुकड़ा कहाँ है मही? यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्टिक किस तरफ संबोधित करते हैं? किस तरफ संबोधित करते हैं? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो व्यक्तिगत वार्ता। ठीक ना, आप इसके मतलब समझते भी होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा फोर्थ, पांड मतलब ढांचा का उदाहरण है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशिष्ट करता है, मतलब विशेषित करता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, संरचना तथा समावेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना करिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही देना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? कौन सी रचना है भाई? पहला वाला स्कीमा। स्कीमा। अगला क्वेश्चन देखिए, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका दोस्तों संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना है। सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो आपका हो जाएगा वो फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बुद्धि बहुआयामी है, जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रूही हमेशा समस्याओं के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, सृजनात्मक विचारक। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए दोस्तों? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। मतलब फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक
एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ये आपका सुटेबल ऑप्शन है, मतलब थर्ड नंबर ऑप्शन इज अ करेक्ट, मतलब वही सही है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो वो आपका आधारित हो जाएगा दोस्तों थर्ड नंबर ऑप्शन, मतलब अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ठीक है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, मतलब फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शैक्षिक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑप्शन फटाक से दीजिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो आप में ये जो है वो इसका जो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, ये आपका गलत है। और यंत्रतः याद करना, मतलब कि फोर्थ और थर्ड गलत है, बल्कि सेकंड वाला सही है। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, और फर्स्ट वाला देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ये गलत है, ठीक ना। तो इसके मतलब सेकंड सही है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, क्या है? संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, क्या है दोस्तों? इसका आप आंसर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा सन्निहित, सन्निहित आपका हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर दीजिए सट्ट से। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ सही। अधिगम प्रक्रिया विनियोजना के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, मतलब फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने को क्या परिणाम है? विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? तो इसका आपका परिणाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। प्रश्न, बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है, इसका आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो इसमें दिया है, तो आप इसे ध्यान से देखकर बताएं क्या होगा। आपका जो आंसर होना चाहिए वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब ये तीनों आपका क्रम से सही होगा, ठीक है ना। इट मीन्स आपका जो हो जाएगा वो सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार कर सकते हैं? सहज कर सकते हैं, मतलब जानते ही होंगे सहज मतलब क्या होता है। तो आप बताइए कैसे किया जा सकता है? तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली
समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा फोर्थ। ध्यान से देखिए, बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ठीक ना, मंथन करके। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारा क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पे न्यू विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और लाइक प्रेस तो करना आपका बनता ही है। तो क्या बताएं हम, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घट घटित होती है? तीव्र गति से घटित होती है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिशुअवस्था एवं प्रारंभिक बाल्य अवस्था, मतलब फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप उदाहरण देखिए क्या है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? इसमें आपका प्राथमिक कारण जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन सही, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, मतलब फर्स्ट फोर्थ नंबर आपका जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो आप इसे कमेंट बॉक्स में हमें बिल्कुल देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से सीटेट और यूपी टेट की प्रैक्टिस वीडियो मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।